हेलो। मैंने पहली वीडियो वर्ण की बनाई थी जिसमें हमने भाषा के अंग चारों बताए और उसके बाद वर्ण में स्वर को पूरा डिफाइन किया। स्वर क्या होते हैं, स्वर का कितने वर्गीकरण। ये हमारी दूसरी वीडियो है। इसमें हम आपको व्यंजन बता रहे हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं और व्यंजन का कैसा वर्गीकरण होता है। सबसे पहले आइए हम देखते हैं व्यंजन। व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली हवा को मुख अंगों की बाधा का सामना करना पड़ता है, अर्थात मुखांग परस्पर स्पर्श करते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं या उच्चारित होते हैं, अर्थात बिना स्वर के इनका उच्चारण असंभव है। अब हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? वो 33 होती है। कैसे? तो ये का से लेके माँ तक का ये 25 वर्ण होते हैं जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आगे बताएंगे इसके बारे में। यार अलावा ये 4 अंतस्थ व्यंजन है और शा 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 हा ये उस व्यंजन है और 25 और 8 मिलाकर हुए हमारे 33 व्यंजन और 4 ये हमारे क्या हैं? संयुक्त अक्षर हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम आपको ठीक है व्यंजन किसे कहते हैं ये हो गया। व्यंजन कितने होते हैं। अब हम व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों को हम 4 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहला होता है उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा है प्राण तत्व के आधार पर, तीसरा है घोषत्व के आधार पर और चौथा है प्रत्यय के आधार पर। तो सबसे पहले अभी हम पढ़ रहे हैं उच्चारण के आधार पर व्यंजन के प्रकार। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है कंठ व्यंजन। ठीक। सबसे पहले कंठ व्यंजन है। कंठ व्यंजन में हमारा आता है का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक। इसके बाद हमारा आता है तालु व्यंजन। तालु व्यंजन में हमारा आता है चा, छा, जा, झा, इया। ठीक। इसके बाद तीसरा जो हमारा आता है वो आता है मूर्धा। मूर्धा व्यंजन जिसमें आता है टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ठीक। इसके बाद पांचवा होता है वो आता है हमारा दंत व्यंजन। इसमें आता है ता, था, दा, धा, ना। ठीक। पांचवे के बाद छठवां जो है वो हमारा आता है ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन में आता है पा, फा, बा, भा, मा। ठीक। अब इनके बाद ये तो 4 हमारे वर्गीय व्यंजन हो गए जो 25 होते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन में नासिक व्यंजन में हमारे आ जाते हैं अड़ा, या, अणा, ना और मा। ये 5 हमारे नासिक व्यंजन आ जाते हैं। इन्हें द्विस्थानी व्यंजन भी, इन्हें क्या कहते हैं हम? द्विस्थानी व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विस्थानी व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण द्विस्थानी व्यंजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण 2 स्थान से होता है। इसके बाद क्यों? क्योंकि इसका कंठ से भी होता है, बताया है अभी हमने ऊपर आपको, और नासिक से होता है, इसलिए 2 स्थानीय व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद हमारा एक 7वां आ जाता है हमारा दंतोष्ठ। दंतोष्ठ। अब दंतोष्ठ में हमारा वा आता है, वा से वक वाला, ये हमारा दंत और ओष्ठ से आता है। ये हमारा था उच्चारण स्थान के आधार पर। अब हम आपको बताते हैं प्राण तत्व के आधार पर हमारे क्या होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। ठीक। एक हमारा होता है अल्प प्राण व्यंजन लिख लीजिए, और दूसरा होता है हमारा महाप्राण व्यंजन। ठीक। अल्प प्राण क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में, अब अल्प प्राण का मतलब आप लिख लीजिए, जिनके उच्चारण में मात्रा कम लगती है
जिनके उच्चारण में मात्रा कम लगती है, ये होते हैं 1, 3 और 5। ठीक, अब अभी हम बताएंगे ये 1, 3, 5 क्या होते हैं। अब प्लस अंतस्थ व्यंजन। ठीक, ये संख्या में कितने हो गए देखिए। अब हम 1, 3, 5 बता रहे हैं, ये हमको 1 देते हैं, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो अल्प प्राण व्यंजन हमारा कहलाता है पहला सभी वर्ण का पहला अक्षर, सभी वर्ण का तीसरा अक्षर और सभी वर्ण का 5वां अक्षर। तो ये हो गए 15 और 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन, तो बराबर हो गए 19 वर्ण। ठीक, वर्ण व्यंजन है ये हमारे होगा अल्पप्राण। अब महाप्राण क्या है? महाप्राण में हमारी दुगनी मात्रा या दुगना समय लगता है, उसे हम महाप्राण कहते हैं। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इसको कहते हैं 2 और 4। अब यहाँ पर वर्गीय व्यंजन के हिसाब से देखते हैं कि ये दूसरा है और ये चौथा है, तो मतलब 5 और 5 10, और इसके बाद इसमें आ जाते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक, प्लस ऊष्म व्यंजन, तो 10 और 4 14। ठीक, ये हमारे हो गए महाप्राण। और इसके साथ ही एक व्यंजन और इसमें आ जाता है, वो आता है विसर्ग। विसर्ग भी किस में आता है? आपका महाप्राण में आता है, तो +1 बराबर 15। ठीक, ये हमारे आपके हो गए उच्चारण के स्थान के आधार पर और अल्पप्राण तत्व के आधार पर। प्राण 2 तरह के होते हैं, एक अल्पप्राण एक महाप्राण। अल्पप्राण में हमारा हर वर्ण का, ये जो 25 स्पर्श व्यंजन है, इसका हर वर्ग का 1, 3 और 5वां अक्षर आता है और अंतस्थ व्यंजन आते हैं। और महाप्राण में हमारे 2, 4 ऊष्म व्यंजन और विसर्ग आता है। ठीक है, या प्लस विसर्ग। ठीक, ये हमारे 15 होते हैं। अब हम आपको तीसरा पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी हमने आपको 2 बताए, एक आपने उच्चारण के आधार पर देखा था, दूसरा परातत्व के आधार पर देखा था। ठीक है, अब हम तीसरा आपको व्यंजन के वर्गीकरण बढ़ा रहे हैं घोष तत्व के आधार पर। घोष तत्व के आधार पर भी ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है घोष वर्ण या व्यंजन, जिन्हें हम सघोष भी कहते हैं, सघोष, और दूसरा होता है हमारा अघोष। अब सघोष और अघोष में अंतर क्या है ये भी आपको बता दें। सघोष किसे कहते हैं? सघोष या घोष वर्ण वे कहलाते हैं जिनके उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिका में नाद होता है, मतलब कंपन होता है। जो घोष वर्ण क्या कहलाते हैं कि उच्चारण करते समय कंपन होता है। ठीक, ये संख्या में कितने होते हैं? ये संख्या में होते हैं 3, 4, 5। अभी आप समझ में नहीं आएगा 3, 4 बार, जैसे हमने आपको बताया था का, खा, गा, घा, अंगा, ये लिखा हुआ है। इसमें तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, सभी वर्ण का जो 5 वर्ण है, पांचों के आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे जा, का, चा, छा, जा, झा, इया, डा, ढा, अणा, दा, धा, ना, बा, भा, मा। ठीक, ये हमारे आ जाएंगे किसमें? सघोष में। ठीक है, इसके साथ ही सघोष में हमारा आ जाता है कौन सा? हा, प्लस इसके बाद हमारे इसमें आ जाते हैं स्वर, जो कि हमारे संख्या में कितने हैं? 11 हैं। इसके बाद अंग प्लस कर लीजिए, अंग और आहा। ठीक, ये हो गए अंग और आहा। इसलिए कुल मिलाकर घोष वर्ण कितने होते हैं? 33। कितने होते हैं? 33। अब हम आ जाते हैं अघोष। अघोष उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है। और ये संख्या में कितने होते हैं? ये तो बात की बात है, कौन से होते हैं ये बता रहे। जैसे का, खा, पहला और दूसरा, हर वर्ण का वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। जैसे का, खा, इसी तरह पूरे में हम ले लेंगे चा, छा, जा, झा, सॉरी, टा, ठा, ता, था और पा, फा। ये हमारे क्या कराए? हमारे अघोष कहलाते हैं। इसके साथ ही अघोष में आ जाते हैं हमारे अंत्यस्थ व्यंजन, सॉरी अघोष उसमें आ जाते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन होते हैं, तो ये हो गया 5, 5, 10 और 10 और 4, सॉरी 10 और 3। ऊष्म व्यंजन में केवल 3 ही आते हैं, शा, शा और शा। तो
ये हमारे हो गए संख्या में कितने, 13। और यहाँ पर भी हमने आपको बताया था घोष में हमारे अंतस्थ व्यंजन और आते हैं, प्लस करके यहाँ पे लिख ले अंतस्थ व्यंजन। ठीक, तो इसलिए संख्या में 4 होते हैं। देखिए ये 15 हो गए, ये 16 और 11 और 2, और इसके बाद ये हो गए 4। ठीक, तो 15 एक 16, 16 एक 17, 18 19 20 21 22 23, 23 और 10 33, ये हमारे 33 वर्ण है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया घोष और अघोष में क्या अंतर है। अब इसके बाद जो चौथा पार्ट है वो है हमारा प्रश्न के आधार पर। ठीक, चौथा है वो है प्रश्न के आधार पर। ठीक ठीक, अब चौथा जो है वो हमारा है प्रश्न के आधार पर। अब प्रश्न के आधार पर कितने तरह के होते हैं, अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। ठीक, स्पर्श व्यंजन। दूसरा है हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी। ठीक, संघर्षी व्यंजन। तीसरा है हमारा अंतस्थ व्यंजन। ठीक, चौथा है, ये 8 प्रकार के होते हैं। चौथा है हमारा अर्धस्वर, और पांचवा है हमारा लुंठित, या इसको पढ़ सकते हैं हम प्रकंपित, प्रकंपित। ठीक, ये हो गए, ये हमारे अभी 4 हैं। और 5 है, छठवां है हमारा पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन। ठीक, अब इसके बाद 2 और आते हैं, उसमें आता है ऊष्म व्यंजन, और फिर आएंगे उच्छिष्ट या दोहरी या जाता तार्जन जारी, इसके बाद हम बताएंगे। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख अंग पूर्णतः स्पर्श करते हैं, जिनका उच्चारण, इसको लिख सकते हैं, जिनका उच्चारण